नमस्कार छात्रों, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम जनसंख्या नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। छात्रों, हम सभी जानते हैं मनुष्य पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं तथा उनके वहाँ लोगों की संख्या कैसे बढ़ती है तथा उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वह है जनसंख्या, अर्थात लोगों की गिनती करना। जनगणना से हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं और इन आंकड़ों के माध्यम से हम किसी देश की स्थिति के बारे में जान सकते हैं या हमें उसके बारे में पता चल सकता है। छात्रों, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1790 में अमेरिका में हुआ, जहां से पूरे विश्व ने इसको अपनाया। छात्रों, जहां तक भारत की बात है, भारत में औपनिवेशिक कार्यकाल में मेयो के शासनकाल में सन 1872 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन जनगणना को विधिवत रूप से सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से माना जाता है, जिसके बाद हर 10 साल के अंतराल में यह जनगणना का कार्य भारत में होते आ रहा है। सन 1881 से 2011 तक 15 बार भारत में जनगणना हो चुकी है। आज़ादी से पहले 8 बार और स्वतंत्र भारत में 7 बार जनगणना का कार्य हो चुका है। छात्रों, आपके लिए प्रश्न है कि आपको ये बताना है कि 2021 की जनगणना क्रम की दृष्टि से कौन सी है। इसके साथ साथ छात्रों, आप ये बता सकते हैं कि भारत में जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय व कार्यालय की होती है। आइए हम बताते हैं, भारत में जनगणना करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की है। छात्रों, अब हम देखते हैं भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण कैसे होता है, मतलब लोग कहाँ पर, क्यों और कैसे बसते हैं। छात्रों, हम सभी जानते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 2.4% भूभाग को कवर करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि संपूर्ण विश्व का 17.5% है। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है कि 2.4% वाले भूभाग में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत के 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16% है। वहीं सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जहां देश की 5.5% जनसंख्या निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर ही भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब आपके लिए प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अब हमारा विषय है जनघनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। भारत विश्व में घनी आबादी वाले देशों में से एक है, जहां विश्व का 2.4% क्षेत्र है, तब विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। छात्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल में यह संख्या 17% है। अब छात्रों, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो इस प्रकार से क्यों है। तो हम देखते हैं कि भारत के पर्वतीय क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं हैं, जिस कारण वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, जबकि भारत के प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व मध्यम है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग हैं, वर्षा कम होती है, छिछली है एवं कम उपजाऊ वाली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। जबकि भारत के
उत्तरी मैदान एवं दक्षिणी भाग में देखें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी व पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। छात्रों, अब हमारा अगला विषय है जनसंख्या वृद्धि। इसका अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होना। यह दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। एक है सापेक्ष वृद्धि दर या निरपेक्ष वृद्धि दर व दूसरा वार्षिक वृद्धि दर। सापेक्ष वृद्धि या निरपेक्ष वृद्धि, इसमें पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात 10 वर्ष में जो जनसंख्या में अंतर होगा वो हमें मिल जाता है। जबकि वार्षिक वृद्धि दर में प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को दर्ज किया जाता है। इन चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष भारतीय जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को हमको मिलता है। छात्रों, अब हमारा विषय है जनसंख्या वृद्धि या उसको वह प्रक्रिया जिससे जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन होता है। ये 3 प्रकार से देखने को मिलता है हमें। एक है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है, जबकि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर, जन्म दर व मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर या समृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है तथा मृत्यु दर में तेजी से गिरावट जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करता है। इन चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 1980 तक उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर के कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, लेकिन 1981 के बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई, क्योंकि जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हो गई है। अगला हमारा टॉपिक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। यह आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकता है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी व बेरोजगारी अपकर्षण का कार्य करते हैं, अर्थात धक्का देने का कार्य करते हैं, जो उनको अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश करती है। जबकि शहरों में रोजगार की अधिकता और अच्छे जीवन स्तर के कारण ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को वो अभिकर्षण अर्थात पुल मतलब अपनी ओर खींचने का कार्य करता है और अपनी ओर आकर्षित करता है, तब वो लोग अपने क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। छात्रों, प्रवास न केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है, अपितु यह नगरों एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है, जिससे शहरों में अधिक वृद्धि हो रही है। 1951 में कुल जनसंख्या का 17.29% नगरों में निवास करता था, वही 2011 में बढ़कर 31.80 हो गया है, जबकि 2001 से 2011 तक 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। हमारा अगला विषय है किशोर जनसंख्या। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोरों को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में देखा जाता है। इन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित हैं। अब हमारे मन में सवाल उठता है, इसको कैसे सही किया जाए? तो हम शिक्षा के प्रचार व प्रसार से उनकी समस्याओं के प्रति उनको संवेदनशील व जागरूक बना सकते हैं, ताकि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच सके और सही निर्णय ले सके। बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार सीमित किया जा सके,
तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण में किस प्रकार का सुधार किया जाए, इसके लिए भारत ने अपनी एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई। सन 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया। बढ़ती हुई जनसंख्या से लोगों को होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक किया गया तथा अपनी जनसंख्या को सीमित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया। छात्रों, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में अपनाई गई, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी गई। सभी वर्ग के बच्चों का टीकाकरण लागू किया गया। लड़कियों को शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम को केंद्रीकृत कार्यक्रम बनाया गया। भारत में अभी भी काहिरा मॉडल को अपनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।